हेलो डियर एवरीवन। आपने बिहाइव प्रोज की वीडियोस को और बिहाइव पोएम की वीडियोस को 2 वीडियो जो मैंने डाली थी, उसको आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप ही की डिमांड पे क्लास 9th में जो आपकी दूसरी बुक है मोमेंट्स, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 50 प्लस कलेक्शंस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में और इसके साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनकी एक पूरी सीरीज़ है। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट आपके लिए किया है। हर एक चैप्टर के साथ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, उस चैप्टर की इम्पोर्टेंट थीम और क्या मैसेज आपको मिलता है, उन सभी को शामिल किया है। सो आई होप ये वीडियो भी आपको उतनी ही पसंद आएगी और इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना आपने हमारी प्रीवियस 2 वीडियो को दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड जिसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने, किसी भी चैप्टर को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि उस चैप्टर को लिखा किसने है। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है तो आपको एक अप्रोच मिल जाता है कि एक्चुअली में इस चैप्टर से राइटर अपनी कौन-सी बात को कहना चाहता है। इन कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। द चाइल्ड, उसके पेरेंट्स और काइंड स्ट्रेंजर। चैप्टर की थीम हमें मिलती है इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड पैरेंटल लव। चैप्टर का मैसेज है पेरेंट्स लव इज़ मोर वैल्यूएबल देन मटेरियल अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिखाई देता है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो पूरी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड इन द फेयर? लड़का मेले में कैसे पीछे छूट जाता है? तो वो लड़का मेले में पीछे छूट जाता है क्योंकि वो फ़ैसिनेटेड हो जाता है वहाँ के टॉयज़ से, स्वीट्स से, फ्लावर से, बलून से और साथ ही साथ उन सभी अट्रैक्शन वाली चीज़ों से जो कि वहाँ मेले में थी। इसके साथ ही साथ उसकी जो क्यूरियोसिटी है और इनोसेंस है, वो उसे स्टॉप कर देती है, वो आगे बढ़ने से और साथ ही साथ वो भूल जाता है अपने पेरेंट्स को और फाइनली ये उसे उस भीड़ में खोने में बहुत ज़्यादा और फाइनली इन चीज़ों की वज़ह से वो भीड़ में खो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट चेंज कम ओवर द चाइल्ड आफ्टर ही लूज़ेज़ हिज़ पेरेंट्स? अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो लड़का बहुत ही एंग्ज़ियस और फ्राइटेंड हो जाता है, डर जाता है और उसका पूरा जो अट्रैक्शन है मतलब अभी वो फ्लावर्स, स्वीट, टॉयज़, बलून्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो अट्रैक्ट था, वो अट्रैक्शन उसका ख़त्म हो जाता है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा है और इमोशनल हो रहा है क्योंकि अब उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी का मतलब जब तक उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, उसे काफ़ी बेहतर फ़ील हो रहा था, लेकिन अब जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, तो उसे अब डर लग रहा है क्योंकि पैरेंटल लव जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन मटेरियल प्लीज़र। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द स्ट्रेंजर हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड? स्ट्रेंजर उस बच्चे की मदद कैसे करता है? तो स्ट्रेंजर उस बच्चे को पिक करने के बाद उसे कंफर्टेबल फ़ील करवाता है और साथ ही साथ उन चीज़ों से उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का मतलब अपने मम्मी-पापा को जब वो सर्च कर रहा है तो कुछ वक़्त के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और उसे ऑफ़र करता है स्वीट, टॉयज़, गार्लैंड, राइड्स। लेकिन बच्चा इन सभी चीज़ों को रिफ्यूज़ करता है और सिर्फ़ एक ही चीज़ की डिमांड करता है उसके पेरेंट्स की और ये चीज़ दिखाती है कि उसका कितना इमोशनल अटैचमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज़ द स्टोरी टीच अबाउट द चाइल्डहुड? तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि चिल्ड्रन बहुत इनोसेंट होते हैं, क्यूरियस होते हैं और इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पर। यद्यपि वो अट्रैक्टेड होते हैं वर्ल्डली प्लीज़र से, लेकिन कुछ भी उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। उन्हें मतलब उनसे उनके पेरेंट्स को, जब तक उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी और लव हमेशा अपने पेरेंट्स से मिलता रहे। नेक्स्ट चैप्टर है एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। इसमें हमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं। कैरेक्टर हैं ग्रैंडफादर, टोटो और नरेटर। नरेटर मतलब यहाँ खुद रस्किन बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा इस चैप्टर का थीम है मिस्चीफ एंड अनप्रेडिक्टेबली ऑफ एनिमल्स और मैसेज दिया गया है वाइल्ड एनिमल आर बेस्ट लेफ्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है व्हाई डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो? जवाब निकल कर आता है ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा क्योंकि उन्हें एनिमल्स से, जो पेट्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। ही वॉज़ अट्रैक्टेड, जब उन्होंने टोटो को पहली बार देखा तभी वो उससे अट्रैक्ट हो गए थे, उसकी ब्राइट आइज़ से, उसके मिस्चीफ़्स नेचर से और साथ ही साथ उसके लाइवली अपीयरेंसेस से। वो चाहते थे उसे अपने ज़ू में रखना क्योंकि वो जानते थे कि ये ज़ू में रहेगा तो ज़ू की शोभा बढ़ाएगा। इवन वो ये बात भी अच्छी तरीके से जानते थे कि मंकीज़ जो होते हैं वो ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाउ टोटो क्रिएट ट्रबल इन द हाउस? सो आंसर इज़ टोटो ब्रोक डिशेज़, उसने कर्टेन्स को फाड़ दिए थे, जो वॉलपेपर्स थे उसको निकाल फेंका था और जितने क्लॉथ्स थे उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया था। उसकी मिस्चीफ एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो पूरी तरीके से क्योस हो चुका था
फ़ाइनेंशियल लॉसेस भी हो रही थी और उनकी जो फ़ैमिली है उनको वो बहुत ही ज़्यादा यू नो अनडिस्टर्ब फ़ील करवाता था और इस तरीके के वाइल्ड एनिमल्स को एज़ अ पेट रखना काफ़ी इम्प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज़ टोटो फाइनली सेंट बैक? टोटो को दोबारा क्यों भेज दिया गया? टोटो को दोबारा इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उसने प्रूव किया कि एनिमल कैन बी डिस्ट्रक्टिव, डेंजरस एंड एक्सपेंसिव टू मेंटेन। और उसके साथ ही साथ उसकी जो कॉन्टिन्यूअस मिस्चीफ वाली हैबिट्स थी, वो हैबिट हमेशा बनी रही और उस हैबिट के कारण उसने बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, ब्रेक भी किया, तोड़ा-फोड़ा भी। और एट द लास्ट ग्रैंडफ़ादर को भी ये रियलाइज़ हो गया कि इस तरीके के पेट को एज़ एनिमल रखना अनसूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ पेट वाज़ टोटो? तो टोटो के बारे में बताया गया है, टोटो वाज़ अ मिस्चीफ, एनर्जेटिक और डिस्ट्रक्टिव मंकी था। वो इंटेलिजेंट तो था, एंटरटेनिंग भी था, लेकिन उसकी जो वाइल्ड इंस्टिंक्ट थी, वो उसे अनप्रेडिक्टेबल बनाती थी और कभी-कभार वो काफ़ी ट्रबलसम भी था। और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ वो शो करता था, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में उसे एज़ अ डोमेस्टिक लाइफ़ में पेट एनिमल की तरह ट्रीट करना इतना आसान काम नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, आर के लक्ष्मण। इसमें कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं ईश्वरन और महेंद्र। चैप्टर की थीम है पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग। मैसेज हमें मिलता है गुड स्टोरी टेलिंग कैन मेक लाइफ इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, ओवरऑल हाउ वाज ईश्वरन एन एंटरटेनिंग स्टोरी टेलर? तो ईश्वरन के बारे में बताया गया है कि ईश्वरन एंटरटेन करते थे महेंद्र को ड्रामेटिक स्टोरीज सुना के, और वो कहानियाँ फुल ऑफ सस्पेंस होती थी, एग्जैजरेशन वाली होती थी और उस कहानियों का बहुत डिटेल होता था। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि उनकी जो एबिलिटी थी स्टोरी क्रिएट करने की, किसी भी थ्रिलिंग सिचुएशन वाली, और उस स्टोरी को सुनाते वक़्त बाकी सारे लोग भी उस स्टोरी पे बिलीव करते थे। ये काफ़ी अलग किस्म की कला थी जो ईश्वरन के पास थी और इसी सारी चीज़ों से वो अपनी स्टोरीज़ को काफ़ी एक्साइटिंग और एडवेंचर बनाता था और ये बातें महेंद्र को काफ़ी अच्छी लगती थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब हिज इनकाउंटर विथ मैड एलिफेंट? तो ईश्वरन डिस्क्राइब करते हैं कि ही बियरली फेस्ड अ मैड एलिफेंट बाय स्ट्राइकिंग इट ऑन इट्स सेंसिटिव स्पॉट विथ अ स्टिक। उनकी कहानी बनाते वक्त कहानी को एक्सेजरेट करके उसमें थ्रिलिंग और इमेजिनेटिव पावर करने की जो कला थी, उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती थी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज महेंद्र? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो महेंद्र सिंपल, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन सुपरवाइज़र थे। वो एक रूटीन लाइफ़ जीते थे। जैसे अगर मैं रूटीन लाइफ़ की बात करूँ तो 9 टू 5 की जॉब है, तो इस तरीके की वो रूटीन लाइफ़ जीते थे। दो रैशनल बाय नेचर, उसे हमेशा ईश्वरन की जितनी इमेजिनेटिव स्टोरीज़ थी, वो सारी कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी पसंद आती थी और जिसमें एडेड होता था एक्साइटमेंट, रिलीफ़ उसकी मोनोटोनस लाइफ़ से। अब यहाँ पे मोनोटोनस लाइफ़ का मतलब ये है कि वो बहुत बोर भी रहते थे, क्योंकि अकेले हैं वहाँ पे, वो बोर भी रहते थे, लेकिन जिस तरीके से ईश्वरन उनको ट्रीट करता था, वो सारी चीज़ें एक बड़ी खूबसूरत उनको बनाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द घोस्ट स्टोरी? घोस्ट स्टोरी हाइलाइट करती है ईश्वरन के इमेजिनेटिव पावर को और इम्पैक्ट करती है महेंद्र पर। प्रैक्टिकली महेंद्र वास्तव में तो फ़ियरफुल हो जाता है। कहानी के लास्ट में अगर आपने देखा होगा, जो तीसरी कहानी सुनाता है, महेंद्र वास्तव में तो फ़ियरफुल था, लेकिन ईश्वरन की स्टोरी टेलिंग ने महेंद्र के माइंड पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था कि वो कुछ भी आगे-पीछे नहीं सोच पा रहा था। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय ए के रामानुजन, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में भी अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो किंग, मिनिस्टर, डिसाइपल और गुरु, इसके अलावा जो बाकी सारे कैरेक्टर्स आते हैं, वो सिर्फ नाम के कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर यही 4 हैं। इस चैप्टर की थीम है विज़डम वर्सेस फूलिशनेस और इस चैप्टर का मैसेज है प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस इंश्योर सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डिड द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज डे इनटू नाइट? आंसर है द फूलिश किंग एंड द मिनिस्टर बिलीव्ड दैट कि नाइट शुड बी डे एंड डे शुड बी नाइट टाइम। ये इनका इलॉजिकल डिसीजन था जो कि क्रिएट करता है कन्फ्यूज़न और प्रूविंग देयर लैक ऑफ विजडम एंड पुअर गवर्नेंस। और इसी के थ्रू क्या हुआ कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर अच्छी तरीके से लागू होता है। आगे की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में, हाउ डिड द डिसाइबल गेट इनटू ट्रबल? तो द डिसाइबल फॉलोड द किंगडम स्ट्रेंज रूल्स एंड एट फूड एट द रॉन्ग टाइम।
उसे किंगडम के स्ट्रेंज रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा जब उसके गुरु जाने लगे थे और उन्होंने कहा कि हमें इस जगह छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी डिसाइपल वहीं रहना डिसाइड करता है और स्ट्रेंज रूल के थ्रू और गलत खान-पान से वो फिर मोटा हो जाता है और मोटा हो जाने के बाद ही बिकम द विक्टिम ऑफ इनजस्टिस और उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। और उसे फिर रियलाइज़ हो जाता है कि उसने कितना गलत किया इस फूलिश सिस्टम पे ब्लाइंडली भरोसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गुरु सेव हिज डिसाइपल? तो गुरु ने अपना इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया और फुलिश किंग को और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये क्लियरली प्रूफ करता है कि अगर हम ऐसे जगह में हैं जहाँ पर सारी चीज़ें रॉन्गली चल रही हैं, तो हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना चाहिए और यही काम उस गुरु ने किया। सारे क्राइम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने खुद पे ले ली और अपने डिसाइपल को बचा लिया और इस तरीके का जो एब्सर्ड जस्टिस सिस्टम है उसको एक्सपोज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द स्टोरी कॉन्वे? द स्टोरी टीचेस विजडम, इंटेलिजेंट एंड रैशनल थिंकिंग। ये इसेंशियल है, किस लिए? सर्वाइवल के लिए। ब्लाइंड ओबीडियंस होना फुलिश अथॉरिटी के लिए ये हमें डिज़ास्टर की तरफ लेके जाएगा और ये हमें किसी भी तरीके के डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद नहीं करेगा। तो हमें हमेशा किसी भी सिचुएशन में, चाहे ये फूलिशनेस वाली सिचुएशन ही नहीं, अगर हम किसी ट्रबलसम सिचुएशन में भी हैं, तो हमें हमेशा हमारे इंटेलिजेंस लेवल का ही यूज़ करना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर विल्डे। कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स हैं हैप्पी प्रिंस, स्वैलो बर्ड, पुअर पीपल। चैप्टर की थीम क्या निकल कर आती है? कंपनसेशन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। मैसेज है, ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग अदर्स। क्वेश्चन है, वाई डिड स्वैलो डिले हिज जर्नी टू इजिप्ट? आंसर निकल कर आ रहा है, स्वैलो अपनी इजिप्ट जाने की जर्नी के लिए इसलिए डिले हो गया है क्योंकि वो स्टे बैक कर लेता है हैप्पी प्रिंस की मदद करने के लिए। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने गोल्ड्स को, अपने ज्वेल को अमंग द पुअर पीपल और उनका जो कंपनसेशन है और जो फ्रेंडशिप है, ये सैक्रिफाइस की राह पे आगे बढ़ चलता है। और यहाँ पे सैक्रिफाइस की राह पे आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हैप्पी प्रिंस लोगों की मदद करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ही लगा रहा, अंततः स्वेलो बर्ड ने भी वही काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर? सो हैप्पी प्रिंस ने उसके पास जितनी भी ज्वेल्स थी, गोल्ड लीफ थी, वो सभी लोगों में, गरीब लोगों में दान कर दी और जितने बेचारे लोग थे, बीमार लोग थे, ज़रूरतमंद थे, उनको भी उन्होंने दे दिया। यद्यपि जो स्वैलो था, उसने इन सभी चीज़ों को सेल्फलेसली डिस्ट्रीब्यूट किया। ये शो करता है उसके डीप कंपैशन को और जेनरसिटी को। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द स्वैलो एट द एंड? ये कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट निकल कर आता है कि वहाँ पर क्या हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट शैलो डाइड हो जाता है ड्यू टू कोल्ड आफ्टर कंप्लीटिंग प्रिंस नोबल टास्क और उसका सेक्रीफाइस ये सिंबलाइज करता है कि ट्रू फ्रेंडशिप एंड डिवोशन जो शैलो बर्ड ने दिखाया है, वो काइंडनेस चूज़ करता है ओवर सर्वाइवल। उसे मौका मिलता है एक बार, हमारे हैप्पी प्रिंस उसको बोलते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हो, बट इसके बावजूद भी वो नहीं जाता और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ काइंडनेस चूज़ करता है ओवर सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई वर द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वैलो रिवॉर्डेड बाय द गॉड? उन्हें गॉड के द्वारा रिवॉर्डेड किया जाता है उनकी काइंडनेस, सैक्रिफाइस और कंपेंशन के लिए। उनका जो हार्ट्स है वो बहुत ही प्योर है और वो सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं और यही उनको वर्दी बनाता है डिवाइन ब्लेसिंग से और प्रूव करता है लव और ह्यूमैनिटी ये ग्रेटर है मटेरियल वेल्थ से। नेक्स्ट बात की बात करें तो हमें दिखाया जाता है वेदरिंग द सॉम इन इरसामा हर्ष मंडेर। इसकी बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, प्रशांत, विलेजर्स एंड साइक्लोन विक्टिम्स। थीम है करेज एंड लीडरशिप की क्राइसिस में एंड मैसेज हमें मिलता है सेल्फलेस सर्विस एंड यूनिटी रिबिल्ड लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड प्रशांत शो लीडरशिप आफ्टर द साइक्लोन? प्रशांत को ये बात समझ में आ चुकी थी कि इस तरीके के साइक्लोन में हमें मिलजुल के काम करना है, तो प्रशांत ऑर्गेनाइज करते हैं रिलीफ वर्क, विलेजर्स की मदद से शेल्टर तैयार करते हैं, भोजन
जो भी है, जिस तरीके का भी है उसको बाँटते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। उनके साहस से, उनके इनिशिएटिव से और उनके सेल्फलेस सर्विस, उनके निस्वार्थ भाव सेवा से ही इस तरीके का जो साइक्लोन आया और लोगों की निराशा बदल चुकी थी, वो होप, उम्मीद में और साथ ही साथ आशा की किरण में तब्दील हो जाती है और लोग एक-दूसरे की मदद करने के लिए भी आगे आते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द विलेजर्स फेस आफ्टर द साइक्लोन? तो विलेजर्स ने फेस किया था हंगर, डिजीज़ और होमलेसनेस एंड लॉस्ट ऑफ लिवलीहुड। फ्लड विलेजेस, डैमेज क्रॉप्स एंड स्कार्सिटी ऑफ फूड। ये जब सारी चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी प्रशांत ने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया। डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट तो हुआ, बट इसके बावजूद भी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में प्रशांत ने मदद की। हाउ डिड प्रशांत हेल्प द चिल्ड्रन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। प्रशांत ने बच्चों के लिए फूड, शेल्टर और इमोशनल सपोर्ट अरेंज किया। और इमोशनल सपोर्ट किसके लिए? जितने ऑर्फनेज हो चुके थे, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो सारे बच्चे जो डिस्ट्रेस हो चुके थे, उसने इंश्योर किया कि उनकी सेफ्टी और उनके कंफर्ट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। उसने कंपेंशन किया और केयर करने की पूरी कोशिश की और साथ ही साथ इस पूरे डिज़ास्टर में, जब डिज़ास्टर वाला समय चल रहा है, तो ऐसे बच्चों की पूरी केयर हो सके, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ प्रशांत इंस्पायर्ड अस? प्रशांत की कौन-सी क्वालिटी हमें इंस्पायर करती है? तो प्रशांत की करेज, लीडरशिप, कंपेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फलेसनेस, ये हमें इंस्पायर करती है। वो वर्क करता है टायरलेसली फॉर अदर्स, उनकी वेलफेयर के लिए, और प्रूव करता है कि वो ट्रू हीरो है, जो कि एडversity, एडversity का मतलब विफलता, तकलीफ के समय एक हीरो बनकर उभरा है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। कैरेक्टर्स हैं जॉन्सी, सू और बर्मन। इस चैप्टर का थीम है होप एंड सेक्रीफाइस। मैसेज है फेथ एंड सेल्फ सर्विस सेव्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डिड जॉन्सी बिलीव शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल? अब ये बड़ी अलग बात है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जॉन्सी ये मान चुकी थी कि उसका जो लाइफ है वो कनेक्टेड है, किससे? फॉलिंग आईवी लीफ से। और वो ये सोचती है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। और ये शो करता है उसके डिप्रेशन को और होपलेसनेस को। उसकी मेंटल वीकनेस भी खराब हो चुकी थी उस इलनेस से। हाउ डिड बोमन सेव जॉन्सीज लाइफ? नेक्स्ट क्वेश्चन। बोमन लीफ को पेंट करता है वॉल पर ड्यूरिंग द स्टॉर्म और क्रिएट करता है एक इल्यूजन को कि लास्ट लीफ हैड नॉट फॉलन। ये ये जॉन्सी के भीतर रिस्टोर होता है किस चीज़ का? होप का, बीमारी से लड़कर फिर से वापस आने का। और बर्मन इन सब चीज़ों में सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी लाइफ को। नेक्स्ट 27, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज बर्मन? बर्मन एक काइंड, सेल्फलेस और डिवोटेड आर्टिस्ट थे। यद्यपि उन्होंने कभी किसी तरीके का मास्टरपीस क्रिएट तो नहीं किया था, लेकिन वो सेक्रीफाइस करते हैं जॉन्सी के लिए अपनी लाइफ को और एक ग्रेटेस्ट वर्क मास्टरपीस तैयार करते हैं और प्रूफ करते हैं ह्यूमैनिटी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। बड़ी खूबसूरत लाइन है इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट रोल डिड होप प्ले इन दिस स्टोरी? होप ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जॉन्सी की रिकवरी में। जब वो पूरी तरीके से डूब चुकी थी कि अब वो नहीं बचेगी, तो द लास्ट लीफ जो उस पेड़ पर थी, आइवी क्रीपर के, वो इंस्पायर करती है उसे दोबारा जीने के लिए, उसे मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, ऑप्टिमिज्म आशावाद देती है उन समय में जब वो बीमारी से जूझ रही थी, और फिर इसी आशावाद से वो क्या करती है, उस चीज़ से बाहर निकलती है। अ हाउस इज़ नॉट अ होम। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। कैरेक्टर्स हैं जैन, उनकी माँ, फ्रेंड्स और टीचर। कहानी का जो थीम है, उस थीम में दिखाया जाता है इमोशनल स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग के बारे में। साथ ही साथ मैसेज है लव एंड सपोर्ट मेक अ ट्रू होम। क्वेश्चन नंबर 29 इस चैप्टर से, हाउ
डिड जैन फील आफ्टर लूजिंग हर होम? तो ऑब्वियस सी बात है, एक लड़का जो अभी-अभी क्लास 8th पास करके किसी नए स्कूल में गया है, आपने वहाँ पे देखा होगा तो उस चैप्टर में मेंशन किया गया है फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। सो जैन काफ़ी वहाँ लोनली फ़ील करता है, डरा हुआ फ़ील करता है और इमोशनली शैटर्ड फ़ील करता है। बस उसे लगता है कि वहाँ पे अब उसका कोई नहीं है, क्योंकि उसने अपना जो घर है वो पूरी तरीके से खो दिया है किसमें? आग में। और इस तरीके का जो लॉन्ग इ इ इस तरीके का जो लॉस है वो उसके साथ हमेशा बना रहता है और इसकी जो मेमोरीज़ हैं वो उसे अफ़ेक्ट करती हैं और ये उसे कन्फ्यूज़ कर देती हैं और इनसिक्योर कर देती हैं न्यू एनवायरनमेंट में। हाउ डिड जैन्स क्लासमेट हेल्प हर? जैन के क्लासमेट्स उसकी मदद कैसे करते हैं? तो जैन के क्लासमेट्स काइंडनेस शो करते हैं और साथ ही साथ उसे सपोर्ट करते हैं इमोशनली और मेंटली भी। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब आप किसी को मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं उस नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने के लिए। उसकी जो सिम्पैथी थी और जो फ्रेंडशिप थी, ये रिस्टोर होती है उसके कॉन्फिडेंस के लिए और साथ ही साथ उसे रियलाइज़ करवाती है कि ह्यूमन बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं देन मटेरियल पोज़ेशंस। मतलब अगर आप किसी से मानवीय रूप से जुड़े हुए हैं तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल है इन कंपैरिज़न टू मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज़ द स्टोरी से अबाउट मीनिंग ऑफ होम? ये कहानी हमें सिखाती है कि होम सिर्फ़ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रहते हैं लव, केयर और बिलॉन्गिंग के साथ और साथ ही साथ इमोशनल सिक्योरिटी के साथ। आप सभी का घर, जिस घर में आप रहते हैं वो कैसा भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उस घर में कितना प्यार, अपनापन रखा हुआ है ये ज़्यादा मायने रखता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ दिखाया गया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स ये ट्रूली डिफाइन होता है मीनिंग ऑफ होम से। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डिड दिस फायर चेंज जैन्स लाइफ? उस आग ने जैन की लाइफ को कैसे बदल के रख दिया था? तो आग ने जैन की जो लाइफ है उसे पूरी तरीके से बदल दिया था। जैन इमोशनली स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी और साथ ही साथ बहुत ही अप्रिशिएटिव हुई चुकी थी अपने रिलेशनशिप को लेके। ये उन्हें सिखाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेंशन, फ्रेंडशिप एंड रेजिलियंस इन रीबिल्डिंग द लाइफ आफ्टर लॉस। आगे की बात करें तो ये जो आपका चैप्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट बिल बायसन, ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपके कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बट नॉट फॉर एकेडमिक बिकॉज इट हैज़ डिलेटेड फ्रॉम सीबीएसई सिलेबस। अब हमारा लास्ट चैप्टर है द बेगर, जिसे लिखा है एंटन चिको ने। एंटन चिको के बारे में कहा गया है कि ये बहुत ही फेमस रशियन स्टोरी राइटर हैं। कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं लश्कॉफ, ओल्गा और सर्गेई। थीम है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू काइंडनेस और मैसेज है इस चैप्टर का काइंडनेस एंड डिसिप्लिन रिफॉर्म कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाई डिड लश्कॉफ बेग? लश्कॉफ भीख क्यों मांगता है? तो लश्कॉफ भीख इसलिए मांगता है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, अल्कोहलिक है, शराबी है और कोई काम नहीं करना चाहता। उसका जो आलसीपन है और एडिक्शन है कि उसे इसी तरीके की लाइफ जीनी है, तो इस तरीके की लाइफ उसे मिज़रेबल लाइफ प्रोवाइड करती है और फ़ोर्स करती है कि जितने लोग उससे मिले उन सभी लोगों को धोखा करके पैसे कमाए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है हाउ डिड ओल्गा रिफॉर्म लश्कॉफ? ओल्गा लश्कॉफ को कैसे बदल देती है? सो हियर इज़ द आंसर। ओल्गा ओल्गा यहाँ पर लश्कॉफ को फ़ोर्स करती है काम करने के लिए और इसके साथ ही साथ वो उसको डाँटती भी है, झूठ बोलने के लिए। उसका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कॉम्पेंशन और साथ ही साथ इनकरेजमेंट उसे हेल्प करता है कि वो ओवरकम करे। यहाँ ओवरकम करने का मतलब उस पर जीत हासिल करे और जीत किस पे हासिल करना है? बैड हैबिट्स पे और साथ ही साथ ट्रांसफ़ॉर्म करना है खुद को एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट चेंज कम इन लश्कॉफ्स लाइफ? तो लश्कॉफ गिव अप कर देता है बेगिंग को और ड्रिंकिंग को और खुद एक रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट अच्छा इंसान बनता है जो सेल्फ रिलायंट है। उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन शो करती है पावर ऑफ डिसिप्लिन, काइंडनेस एंड ऑनेस्ट लेबर को। व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी टीच? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? तो ये कहानी हमें सिखाती है कंपनशन, गाइडेंस और हार्ड वर्क। ये किसी भी इंसान को बदल के रख देता है यदि आप बदलने की उम्मीद रखते हैं तो। और एक सच्ची हेल्प इनकरेज करती है
सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीड ऑफ डिपेंडेंस। आप किसी पे डिपेंडेंस नहीं होना चाहते, आप हमेशा चाहते हैं कि आप कुछ बेहतर करें जिससे समाज में आपका नाम हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड मोमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छी भी लगी होगी। प्लीज़ गिव योर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सी यू इन सम अदर वीडियो ऑफ क्लास 9।